कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट बात की थी और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई। मद्रास और बम्बई के गवर्नर से सुपीरियर पोजीशन उसको दिया गया। ये कहा गया कि मद्रास और बम्बई अगर कोई भी वॉर या ट्रीटी करती है तो उसकी सूचना या उसकी परमिशन बंगाल के गवर्नर जनरल से उसे लेनी पड़ेगी। दूसरा मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया गया और उस काउंसिल में 4 सदस्य होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के नाम का उल्लेख था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था और काउंसिल के अदर सदस्य के रूप में जो नाम थे उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसॉन और बारवेल। मैंने कल बताया था कि इनमें से 3 फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसॉन ये हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स को अपोज करते थे और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीतियों का अपोजिशन करते थे और इसी कारण मेजॉरिटी जो था काउंसिल का मेजॉरिटी का वोट हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स के विपक्ष में ही रहता था। केवल बारवेल इकलौता ऐसा सदस्य था काउंसिल का जो वॉरेन हेस्टिंग्स के सपोर्ट में रहता था। दूसरा मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविजन था कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसमें एक खामी मैंने ये बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिसाइडिंग इन कलकत्ता और इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, या जो फैक्ट्रीज के जो फोर्ट विलियम के जो फैक्ट्रीज के सर्वेंट्स थे या जो अदर फैक्ट्रीज फोर्ट विलियम की सबऑर्डिनेट थी उस पर इसका जुरिस्डिक्शन था, लेकिन वर्ड जो यूज किया गया था वो था ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो ये क्लियरली डिफाइंड नहीं था कि ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कौन होंगे, वो केवल कंपनी के सर्वेंट्स होंगे या वो इंडियन सब्जेक्ट्स भी होंगे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो इंडियंस रह रहे हैं वो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट के अंडर में आएंगे। तो ये क्लियरली उसमें मेंशन नहीं था। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी मेंशन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट प्रोसीजर होगा वो किस नियम के तहत वो लोग सजा सुनाएंगे। क्या वो हिंदू लॉ के तहत सजा सुनाएंगे या वो जो मुस्लिम कानून था उसके तहत सजा सुनाएंगे या जो ब्रिटिश कानून था जिससे वो लोग फेमिलियर थे, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड से अपॉइंट होके आ रहे थे तो वो लोग ब्रिटिश कानून से फेमिलियर थे, लेकिन इंडियन कानून या मुस्लिम कानून से वो लोग फेमिलियर नहीं थे। तो वो लोग सजा या डिसीजन किस बेसिस पे देंगे, इंडियन कानून के बेसिस पे या ब्रिटिश कानून के बेसिस पे, ये रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन नहीं था। तो ये कुछ खामियां थी और इसी का असर था जो राजा नंद कुमार का इंसिडेंट है, ये इन्हीं दोषों का एक असर था। होता ये है कि 1775 में फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग और मॉनसॉन ये तीनों जो हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को अपोज करते थे, उसके खिलाफ रहते थे, वो राजा नंद कुमार को प्रोत्साहित करते हैं कि वो वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध एक लिखित आरोप काउंसिल में पेश करे। राजा नंद कुमार जो था ये बंगाल का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जमींदार था उस टाइम और ये सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड से ही उसका एक ऑफिसर था और काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन थी इसकी यहाँ पे। कंपनी के साथ इसके अच्छे संबंध थे, कंपनी की इसने हमेशा मदद भी की थी, तो कंपनी के साथ भी इसके अच्छे संबंध थे। तो राजा नंद कुमार को काउंसिल के जो सदस्य वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ रहते थे वो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लिखित रूप में काउंसिल के समक्ष फाइल करे, जिस पर काउंसिल अपना विचार देगी। तो नंद कुमार ने ऐसा ही किया। नंद कुमार ने परिणाम के साथ
प्रमाण के साथ ये आरोप लगाया वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कि उसने बंगाल का नवाब, उस टाइम बंगाल का नवाब था मुबारक उद्दौला और वो अल्पवयस्क था। तो बंगाल का नवाब मुबारक उद्दौला जो अल्पवयस्क था उसको नवाब बनाया गया और उसके संरक्षक के रूप में, संरक्षक के पद पर मुन्नी बेगम को नियुक्त किया गया था। और इस काम के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम से पैसे लिए थे। इसी तरह दीवान के पद पर नंद कुमार के बेटे को नियुक्त किया गया था और इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने पैसे लिए थे मुन्नी बेगम और नंद कुमार से। मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए लिए थे और नंद कुमार से 1 लाख लिया था, तो टोटल 3.5 लाख अमाउंट लिया था उसने। इस काम के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए मुन्नी बेगम और इससे नंद कुमार से, दोनों से इस काम के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिया था। तो ये चार्ज उसने लगाया नंद कुमार ने और इसका प्रमाण भी दिया काउंसिल के समक्ष और कहा कि उसने अपने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसके ऊपर, करप्शन का आरोप लगा वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। वॉरेन हेस्टिंग्स काउंसिल की मीटिंग को रद्द करता है, कहता है कि काउंसिल मेरे खिलाफ ऐसा आरोप पे विचार नहीं कर सकती। तो वो मीटिंग को रद्द करता है, लेकिन चूंकि मेजोरिटी जो था, काउंसिल की मेजोरिटी वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ थी, तो काउंसिल क्लेवरिंग की अध्यक्षता में काउंसिल की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वॉरेन हेस्टिंग्स को दोषी पाया जाता है। नंद कुमार ने जो चार्जेस वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ लगाए थे कि उसने 3.5 लाख रुपए लिए थे मुबारक उद्दौला के संरक्षक के पद पर मुन्नी बेगम को अपॉइंट करने के लिए, तो ये चार्जेस सही पाए जाते हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स से कहा जाता है कि वो 3.5 लाख रुपए कंपनी की ट्रेजरी में जमा कर दे। तो एक ये इंसिडेंट चल रहा था। इसी बीच वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, वॉरेन हेस्टिंग्स नंद कुमार के विरुद्ध 2 साल पहले एक मुकदमा चला था जालसाजी का, फॉर्जरी का एक मुकदमा नंद कुमार के विरुद्ध 2 वर्ष पहले चला था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसे सुप्रीम कोर्ट में रीओपन करवाता है, दोबारा चलाता है और चार्जेस जो लगाए नंद कुमार के खिलाफ, मोहन प्रसाद नाम के एक बैंकर ने नंद कुमार के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में ये दोबारा इसको मोहन प्रसाद रीओपन करवाता है इस केस को। एक और केस नंद कुमार के खिलाफ कमालुद्दीन ने चार्जेस लगाए थे नंद कुमार के खिलाफ। तो ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में इसी टाइम पीरियड में चालू हो जाता है। तो यानी मार्च 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रमाण प्रस्तुत किए थे नंद कुमार ने और ये अप्रैल 1775 में कमालुद्दीन और मोहन प्रसाद ने नंद कुमार के खिलाफ चार्जेस फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चला जालसाजी का नंद कुमार के खिलाफ, इस केस में 15 दिन के अंदर ही उसे दोषी करार कर दिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये जो फांसी की सजा नंद कुमार के खिलाफ जालसाजी के केस में दी गई, इसे न्यायिक हत्या या जुडिशियल मर्डर की संज्ञा दी जाती है। इसे जुडिशियल मर्डर या न्यायिक हत्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंद कुमार के खिलाफ, पहला तो नंद कुमार के खिलाफ जिस तेजी से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया और जितना त्वरित सुनवाई हुई इस केस में और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, विद इन 15 डेज उसे दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तो इससे स्पष्ट था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बदला लेने के लिए नंद कुमार से उसके विरोधियों को उकसाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करिए नंद कुमार के खिलाफ। तो पहला तो ये था कि वॉरेन हेस्टिंग्स बदला लेना चाहता था कि उसे जो 3.5 लाख रुपए
वापस करने पड़े कंपनी की ट्रेजरी में, जो उसने मुन्नी बेगम से और इससे नंद कुमार से लिया था, उसे 3.5 लाख रुपए जो वापस करना पड़ा, उसका बदला लेने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करवाई थी। दूसरा, और उसने उसके विरोधियों को, मोहन प्रसाद और कमालुद्दीन को उकसाया था कि सुप्रीम कोर्ट में वो नंद कुमार के खिलाफ ये चार्जेस फाइल करे, फॉर्जरी या जालसाजी का। दूसरा कि ये जो जालसाजी का मुकदमा था, इसका टोटल अमाउंट करीब 50,000 रुपए था। 50,000 रुपए की जालसाजी का ये मुकदमा था नंद कुमार के खिलाफ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो नंद कुमार और उसके विरोधियों में एक समझौता हो जाता। नंद कुमार बहुत बड़ा जमींदार था, उसके लिए 50,000 अमाउंट बहुत ज्यादा रकम नहीं थी, और वो अपने विरोधियों को ये 50,000 का अमाउंट वापस कर देता, जैसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। 3.5 लाख रुपए उसने भी तो मुन्नी बेगम से लिए थे, लेकिन उसने कंपनी की ट्रेजरी में 3.5 लाख रुपए, उसको सजा दी गई कि आप 3.5 लाख रुपए कंपनी की ट्रेजरी में वापस कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता था, इसके लिए मृत्यु दंड क्यों दिया गया? उससे कहा जाता है कि नंद कुमार एक सेटलमेंट कर ले अपने विरोधियों के खिलाफ और 50,000 का जो अमाउंट है वो उन्हें वापस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मुकदमे के लिए नंद कुमार को फांसी की सजा दी गई। जो भारतीय दंड संहिता थी, जो इंडियन लॉ था, उसके हिसाब से या मुस्लिम लॉ के भी हिसाब से जालसाजी के लिए फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था जालसाजी के मुकदमे के लिए। फाइन लिया जाता था, प्रिजन दे सकते थे, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड देना, ये जालसाजी के मुकदमे के केस में ऐसा नहीं होता था इंडियन लॉ या मुस्लिम लॉ में। हालांकि जो इंग्लैंड का लॉ था, इंग्लिश लॉ में ऐसा प्रोविजन था कि जालसाजी या फॉर्जरी के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता था, तो वो उस हिसाब से तो ठीक था। मैंने कल रेगुलेटिंग एक्ट में भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसमें ये मेंशन नहीं था रेगुलेटिंग एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देगा वो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से देगा या मुस्लिम लॉ के हिसाब से देगा या ब्रिटिश लॉ के हिसाब से देगा। अगर इंग्लिश लॉ के हिसाब से उसने कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड किया था फोर्जरी के क्राइम के लिए, जालसाजी के लिए अगर मृत्यु दंड की सजा इंग्लिश लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, तब तो ठीक था, तब तो उचित था। लेकिन इंडियन लॉ या मुस्लिम लॉ में इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड देना जालसाजी के लिए ये उचित नहीं था, और वो भी केवल 50,000 का जालसाजी था, 50,000 रुपए का। तो ये तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा आलोचना जो की जाती है इस केस में। चौथा, उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, उसका नाम एलिजा एम्पे था। मैंने कल रेगुलेटिंग एक्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम उसी में लिखा हुआ था, और एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का। एलिजा एम्पे वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था, उसका क्लासमेट था। तो जाहिर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एलिजा एम्पे को कहा होगा कि आप मेरे फेवर में, चूंकि नंद कुमार मेरे खिलाफ उसने केस किया था, काउंसिल में एक याचिका प्रस्तुत की थी, और वो सामने जाकर भी काउंसिल के समक्ष अपनी गवाही भी देता है मेरे खिलाफ, तो आप इसको सजा दिलवाएं और कैपिटल पनिशमेंट दिलवाएं, मृत्यु दंड दिलवाएं, आप बदला लें। तो एलिजा एम्पे को उसने ऐसा जरूर कहा होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने, चूंकि उसका वो मित्र था। तो इस वजह से भी उसे न्यायिक हत्या या जुडिशियल मर्डर की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद एक और जो पॉइंट कह सकते हैं कि जो ये जालसाजी का मुकदमा था, नंद कुमार ने जो जालसाजी का आरोप जो उसके ऊपर लगा था, ये केस 1770 का था, 1770 का था। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1774 में हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में उसकी स्थापना 1774 में हुई। मई 1775 में नंद कुमार के खिलाफ ये केस फाइल हुआ,
और उसे सजा दी गई। तो ये जो ऑफेंस उसने किया था, जिस बात की उससे सजा दी गई, ये काम तो उसने 1770 में किया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले किया था, और उसके लिए इसे सजा दी गई थी। यानी ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत इसे सजा दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उस बात की सजा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद उसे मिल रही है। तो क्या ये उचित था? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो इसमें हुआ, क्या ये उचित था? आप लोगों में से किसी ने अगर पॉलिटी लिया होगा तो उसे पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत कोई सजा देना सही नहीं माना गया है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत इसे सजा दी गई। दूसरा, मैंने कल भी कहा था कि जुरिस्डिक्शन जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था। उसमें वर्ड यूज किया गया था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिसाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब इस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के क्या मायने थे? क्या ये केवल कंपनी के जो सर्वेंट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रह रहे थे? क्या केवल फोर्ट विलियम के जो सर्वेंट्स कैलकाटा में रह रहे थे? या जो फोर्ट विलियम की सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थी, उसके भी सर्वेंट्स मिला के ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे? या फिर जो इंडियन सब्जेक्ट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रह रहे थे, ये भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में काउंट हो रहे थे? तो इसमें नंद कुमार जो था, ये तो इंडियन है। इसके खिलाफ जिसने केस फाइल किया था, मोहन प्रसाद और कमालुद्दीन, ये दोनों भी इंडियन थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल क्यों की, और फिर केस अगर फाइल की तो नंद कुमार को सजा क्यों मिली? ये भी विचारणीय प्रश्न है। क्या ये सही था? फिर इसमें इंडिया के सोशल कस्टम्स, इंडियन लॉ को तवज्जो नहीं दी गई। उसके हिसाब से मृत्युदंड देना गलत था, लेकिन फिर भी मृत्युदंड दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और इस वजह से बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड जाता है 1785 में, उसके खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट चलता है। इम्पीचमेंट के तहत उसे अपने पद के दुरुपयोग के लिए उसके खिलाफ केस चलता है। तो उसमें 4 केसेस मेनली थे, 4 पिटीशंस थे। उन 4 केसेस में एक केस तो ये था राजा नंद कुमार का ट्रायल। ये 1775 का इंसिडेंट था। इसके अलावा 3 और केसेस हैं। एक है रोहिल्ला वॉर, दूसरा है अवध की बेगमों के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स के जो संबंध थे, और तीसरा केस था बनारस के राजा चैत सिंह के साथ उसका जो संबंध था वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, या एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए।